एक दो क्वेश्चंस लगाते हैं कभी। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर बताइए प्लीज।
सर फर्स्ट वाला का आंसर 5 एंड सेकंड वाला का 4 है क्या? करेक्ट। सेकंड वाला को कैसे सॉल्व किया? पहले उसमें वो पोटेंशियल लाइक जहाँ पे सेम है वहाँ पे वो मार्क कर दिया, एंड देन फिर है ना उसको जब डायग्राम बनाए तो उसमें वो बैलेंस्ड व्हीट स्टॉर्म ब्रिज वाला आ रहा था। तो फिर उसको हटा दिए, एक ठो वो जो बीच में था जहाँ पे पोटेंशियल चेंज नहीं होता, एंड देन फिर वो सॉल्व हो गया। परफेक्ट। सो आई थिंक बी, बी, ए, इसको कुछ नाम दे देते हैं सी, इसको कुछ नाम दे देते हैं डी। तो ए, सी, डी, बी। ए से डी में एक कनेक्टेड था, ए से सी में एक कनेक्टेड था, सी से बी, डी से बी, सी से डी, और एक ए से बी में कनेक्टेड था। और ये वाला व्हीटस्टोन बना हुआ था, तो आपने इसको हटा दिया होगा और उसके बाद फिर सी ए बी कैलकुलेट कर लिया, जो कि 2 टाइम्स ऑफ सी आ गया। तो सी ए बी हो गया 4 माइक्रो। परफेक्ट। फर्स्ट वाला को एक बार ट्राई करिए। सर फर्स्ट वाला का आंसर 5 आया है। बी आया है ना? यस सर। परफेक्ट। फर्स्ट वाला को कैसे सॉल्व किया, उसको भी नोड नेमिंग करके रीअरेंज किया। यस सर। परफेक्ट। ये ए, तो इधर ए, ये बी, तो इधर बी, ये कोई पॉइंट सी, तो ए, सी, बी। ए से सी में दो कनेक्टेड हैं, 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड के, तो लगा दिया हमने। और सी टू बी में एक कनेक्टेड है 12 माइक्रोफैरड का, और ए टू बी में एक कनेक्टेड है 2 माइक्रोफैरड। ये दोनों मिला के हो गया 4 माइक्रोफैरड। 4 माइक्रोफैरड और 12 माइक्रोफैरड सीरीज में मिला के हो जाएगा 48/16, 3 माइक्रोफैरड। और 3 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड पैरेलल में मिला के हो जाएगा 5 माइक्रोफैरड। परफेक्ट। करेक्ट। अच्छा, एक और देख लेते हैं। लुकिंग फॉर द आंसर ऑफ दिस।
क्या प्रोसेस अप्लाई करना चाहिए? इसमें वो पहले इसको सिंपलीफाई करेंगे, लाइक पोटेंशियल वाला उसमें नोडल वाला नेमिंग करके। परफेक्ट। तो मेरे हिसाब से अगर इसको अपन सी माने तो ये सी है, अगर इसको डी माने तो ये भी डी है। तो ए, बी, सी, बी। ए से डी के बीच में दो कनेक्टेड है, 17 और 13। डी से बी के बीच में एक कनेक्टेड है, 10। डी से सी के बीच में एक कनेक्टेड है, 5। ए से सी के बीच में एक कनेक्टेड है, 6। और बी से सी के बीच में दो कनेक्टेड है, 1 और 1। ये दोनों मिला के हो गया 30, और ये दोनों मिला के हो गया 2। इन दोनों का रेशियो है 5, इन दोनों का भी रेशियो है 5। क्या ये बैलेंस व्हीटस्टोन है? यस सर। इसका मतलब है कि ये जो 5 है, इसको अपन सर्किट से गायब कर सकते हैं। जैसे ही इसको गायब करेंगे, 30 और 10 सीरीज में है, तो ये बन जाएगा 300/40, 15/2। 6 और 2 सीरीज में है तो 12/8, यानी 3/2। ये दोनों पैरेलल में है, यानी ऐड हो जाएंगे, 18/2, यानी 9 माइक्रोफैराड। दैट देन शुड मैच विथ ऑप्शन बी। तो ये सारे मेथड्स आपको हेल्प करेंगे सर्किट सॉल्व करने में। एक और फाइनल मेथड है जो आपके सर्किट एनालिसिस को हेल्प करेगा या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस खोजने में हेल्प करेगा, उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक पॉइंट, और यू कैन से फोल्डिंग सिमेट्री। लेट्स से हमारा सर्किट ऐसा है। ओके, अगर मैं आपको दो पॉइंट्स दिखाऊं ईशा, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ए, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ए से बी जाने का जितना तरीका इस पॉइंट के थ्रू पॉसिबल है, सेम वैसे ही सारे पाथ्स नीचे वाले पॉइंट के थ्रू भी पॉसिबल है? यस और नो? यस सर। ऐसे पॉइंट्स जिनको जिनके थ्रू आप ए से बी जा सकते हैं, और जैसा एक के थ्रू पाथ पॉसिबल है वैसे ही दूसरे के थ्रू पाथ पॉसिबल है, उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक पॉइंट्स। कैसे पॉइंट्स? सिमेट्रिक। अच्छा, अगर ये वाला कैपेसिटेंस सी के जगह C1 होता, तब क्या पाथ एक जैसा दिखता क्या? आप जब नो जाते तो सर। ऐसे सी को क्रॉस करते, फिर सी को क्रॉस करके बी पहुंचते इस पॉइंट के थ्रू, इधर C1 को क्रॉस करते, सॉरी, इधर सी को क्रॉस करते, सेम सीक्वेंस नहीं आता, एक जगह C1 है एक जगह सी है, तब सिमेट्रिक नहीं होता। लेकिन अभी सिमेट्रिक है। तो जब मैं पाथ सिमेट्रिक बोल रहा हूँ तो कैपेसिटेंस जिस
ऑर्डर में क्रॉस करना पड़ रहा है और जैसे क्रॉस करना पड़ रहा है वो ऑर्डर सेम होना चाहिए। पाथ लेंथ की बात नहीं हो रही है, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर जो क्रॉस हो रहे हैं वो सेम होने चाहिए। आप जब भी नोड नेमिंग करते हैं तो आप सिमेट्रिक पॉइंट्स को सेम नेम दे सकते हैं। तो अगर मैं इसको नोड पी बुलाऊं तो ये भी नोड पी होगा, इस नोड को क्यू बुला लिया जाए। और अब अगर हम सर्किट को रीअरेंज करें तो आप देखिए ए से पी में दो कनेक्टेड है, पी टू क्यू में दो कनेक्टेड है। तो ए से पी वाला हो गया, पी टू क्यू के दो कनेक्टेड हैं, उनको जोड़ लेते हैं। उसके बाद पी टू बी दो कनेक्टेड हैं, और उसके बाद बी टू क्यू एक कनेक्टेड है, एंड फाइनली ए टू बी एक कनेक्टेड है। अब क्या ये सीरीज पैरेलल के थ्रू सॉल्व हो सकता है क्या? अच्छा, यस सर। ये दोनों पैरेलल में, ये सीरीज, तीनों आपस में पैरेलल, पैरेलल, पूरा चीज सीरीज, इसके साथ पैरेलल। So now we can solve this circuit. So symmetric points are those points जिनके थ्रू अगर मैं सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाना चाहूँ तो कैपेसिटर्स के सेम सीक्वेंस दिखाई देने चाहिए फॉर ऑल पॉसिबल पाथ। सेम सीक्वेंस ऑफ कैपेसिटर दिखाई देने चाहिए, तो मैं उनको सेम नोड से नेम कर सकता हूँ। अच्छा, इसको सॉल्व करने का एक और तरीका ये हो सकता था, जिसको हम फोल्डिंग सिमेट्री बोलते हैं। देखिए, इस बार ये एक सिमेट्री लाइन है, लेकिन ये मिरर सिमेट्री नहीं है, क्योंकि मिरर सिमेट्री में सोर्स का इमेज डेस्टिनेशन दिखना चाहिए था। तो ये जो सिमेट्री है इसको मिरर सिमेट्री नहीं बोलते हैं, बल्कि इसको बोलते हैं फोल्डिंग सिमेट्री। तो मेरा ये क्लेम है कि फोल्डिंग सिमेट्री passes through source and destination and divides the circuit into two equal parts. अब जैसे ही फोल्डिंग सिमेट्री, आपको फोल्डिंग सिमेट्री का लाइन मिल जाए तो आप पूरे सर्किट को इस लाइन के अबाउट फोल्ड कर सकते हैं। मतलब ये नीचे वाला पार्ट पूरा ऊपर फोल्ड हो जाएगा। जैसे ही ये फोल्ड होगा तो आपको जो इक्विवेलेंट सर्किट दिखाई देगा, जैसे ये इसके ऊपर फोल्ड होगा आपको दिखेगा कि ये वाला पॉइंट जाके इससे मीट कर जाएगा, तो ये वाला चीज इसके साथ पैरेलल आ जाएगा। डू वी एग्री ऑन दिस? ठीक है, यस सर। तो ये बन जाएगा सी और सी यानी टू सी। ये वाला जाके इसके ऊपर फॉल कर जाएगा, ये भी बन जाएगा टू सी। ये वाला जाके इसके ऊपर फॉल कर जाएगा, ये भी बन जाएगा टू सी। ये है सी, ये है सी। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों अब सीरीज में, इसके साथ पैरेलल में, वो पूरा चीज इसके साथ सीरीज में, और वो पूरा चीज नीचे वाले के साथ पैरेलल में।
अब आप सीरीज पैरेलल करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, एंड द सर्किट नाउ हैज सिंप्लीफाइड। चाहे आप रिजल्ट यहाँ से लाएं, चाहे आप उसको सिमेट्रिक पॉइंट्स करके रीड्रॉ करके रिजल्ट लाएं, दोनों से रिजल्ट सेम ही आएगा। आपको जो इंट्यूटिव लगे आप उसको एग्जाम में यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। लॉजिक में कोई दिक्कत है? नो सर। आपको एकदम क्लियरली पता रहना चाहिए कि फोल्डिंग सिमेट्री का लाइन मिलना और लाइन मिरर सिमेट्री का लाइन मिलना दो डिफरेंट बात है। आप मिरर सिमेट्री तब बोलेंगे जब सोर्स और डेस्टिनेशन एक दूसरे का इमेज दिखाई दे। फोल्डिंग सिमेट्री तब होगा जब सोर्स और डेस्टिनेशन से वो लाइन पास होगा और वो सर्किट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। अगर ये वाला कैपेसिटर C1 होता, अगर ये वाला कैपेसिटर C1 होता, तो क्या ये फोल्डिंग सिमेट्री होता? नो सर। नो, क्योंकि तब इसका इमेज C1 दिखाई देता, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कैपेसिटर का सी का इमेज सी ही दिखाई देना चाहिए। परफेक्ट। So with this then we have finished off the part of calculating equivalent capacitance. अब हम थोड़े सर्किट सॉल्विंग पे आते हैं। थोड़ा नोड लॉ और बेसिक लूप लॉ लगा के सर्किट्स को सॉल्व करना का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पकड़ते हैं। ये दो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए।
When you are ready, give me the answers. पहले वाला को कैसे सॉल्व किया? सर फर्स्ट वाला में ना प्रॉब्लम आ रहा है, इट्स लाइक इसमें क्या करना एग्जैक्टली, आई एम नॉट श्योर। थोड़ा सा कुछ किया बट लाइक गलत ही लग रहा है। चलिए एक काम करते हैं, 3 और 4 जो है वो कैसे कनेक्टेड है? सीरीज की पैरेलली। पैरेलल? पैरेलल। पैरेलल। तो एक काम करते हैं, 7 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 7 वोल्ट, 6 वोल्ट। एक काम करते हैं, सर्किट में मान लेते हैं क्यू चार्ज चला, तो यहाँ पे क्यू आएगा, यहाँ माइनस क्यू आएगा, यहाँ क्यू आएगा, यहाँ माइनस क्यू आएगा, ऐसा मान सकते हैं। यस सर। अब एक काम करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और लूप में इस तरह से घूम जाएंगे। यहाँ से लिखना शुरू कर रहे हैं, जब क्रॉस करेंगे तो हाई टू लो नेगेटिव, फिर क्रॉस किए हाई टू लो नेगेटिव, फिर क्रॉस किए हाई टू लो नेगेटिव, फिर क्रॉस किए लो टू हाई पॉजिटिव, घूम फिर के वापस वहीं आ गए। तो अगर वहीं आ गए हैं तो सब मिला जुला के कितना हो जाना चाहिए? 0।
इसका मतलब है यहाँ से अगर हम इसको रीअरेंज करें, पहले एक बार क्यू का वैल्यू देख लो, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आगे प्रोसीड करेंगे। यस सर। ठीक है, अगर क्यू का वैल्यू ये है तो ओरिजिनल सर्किट में यहाँ पे क्यू आया होगा 14/9 माइक्रो कूलम, और उसको फिर इन दोनों में डिवाइड होगा। पैरेलल में जब वो डिवाइड होगा तो Q इक्वल टू सी वी होता है। दोनों पैरेलल में V सेम, यानी Q इज प्रोपोर्शनल टू C। मतलब अगर इनके कैपेसिटेंस का रेशियो 3:4 है तो इनके चार्ज का भी रेशियो 3:4 होगा, करेक्ट। इस बात में यस अगर कोई सर। दिक्कत हो तो बोलिएगा। ठीक है, तो चार्ज ऑन बी होगा टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल कैपेसिटेंस इनटू कैपेसिटेंस ऑफ बी, क्योंकि डायरेक्ट रेशियो में डिवाइड करना है, क्योंकि क्यू इज प्रोपोर्शनल टू सी। अगर ऐसा कर दें तो शायद आप देखेंगे। कौन सा ऑप्शन है ये? बी। बी। एक बार पूरे अप्रोच को देखो, कहीं दिक्कत है तो बताओ, मैं फिर से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। पैरेलल में आके जब चार्ज डिवाइड होता है तो डायरेक्ट रेशियो में डिवाइड होता है, मतलब जो कैपेसिटेंस का रेशियो होगा वही उनके चार्ज का भी रेशियो। सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। परफेक्ट, लुकिंग फॉर द आंसर ऑफ दिस। सर आंसर जीरो है क्या? चलिए चेक चेक करते हैं, थोड़ा इसको समझते हैं। ये मेथड जो अभी हम सॉल्व करने का सीखेंगे उसको हम
नोडल एनालिसिस बोलते हैं। जैसे अगर हम इस पॉइंट के पोटेंशियल को 0 मान लें, तो इस पॉइंट के पोटेंशियल को हम 13 लिख सकते हैं, क्योंकि बैटरी का 13 वोल्ट था, मतलब यहाँ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 13 होने वाला है। कोई दिक्कत नहीं? ठीक नो है। सर, यस सर। अगर ये 13 है तो ये भी 13 होगा, ये 0 होगा। यहाँ के पोटेंशियल को V मान लेते हैं, तो ये भी V है, तो ये उससे 27 कम होगा, तो ये भी उससे 27 कम होगा। आप देख सकते हैं एक तरह से हमने सारे नोड्स को नेम कर दिया। ठीक है क्या? यस सर। राइट। अच्छा, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि यहाँ जो Q1 जाएगा, यहाँ जो Q2 जाएगा, तो यहाँ Q1 प्लस Q2 जाएगा, और यहाँ पे जब वो Q1 प्लस Q2 पहुंचेगा तो Q1 नीचे चला जाएगा, Q2 आगे चला जाएगा। तो अब ध्यान से देखो, इस कैपेसिटर पे भी चार्ज Q2 और इस कैपेसिटर पे भी चार्ज Q2। क्लैरिटी है? ठीक है। यस सर। इस कैपेसिटर पे भी चार्ज Q2 है, थ्री थ्री माइक्रोफैराड वाले पे, और 1 माइक्रोफैराड वाले पे भी Q2 है। तो हम दोनों के चार्ज को इक्वेट करेंगे। हम 3 माइक्रोफैराड में बोल रहे हैं चार्ज लेफ्ट टू राइट गया है, मतलब 13 हाइयर पोटेंशियल पे है और V-27 लोअर पोटेंशियल पे है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा हाई माइनस लो। पोटेंशियल डिफरेंस को कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई कर दें तो चार्ज मिल जाएगा। उसी तरह से हम 1 माइक्रोफैराड में बोल रहे हैं कि वो राइट टू लेफ्ट जा रहा है, इसका मतलब V हाइयर पोटेंशियल है और 0 लोअर पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा हाइयर माइनस लोअर, और उसको अगर हम कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई कर दें तो चार्ज मिल जाएगा। क्योंकि दोनों का आरएचएस सेम है तो दोनों का एलएचएस भी सेम होगा। एलएचएस सेम कर लेते हैं, इसको लिख सकते हैं 40 माइनस वी इंटू 3 इज इक्वल टू वी। सो 120 माइनस 3v is v, 4v is 120, so v is 30 volts। v और कुछ नहीं है बल्कि पोटेंशियल ऑफ ए है विच इज 30 volts। सॉल्यूशन को ध्यान से देखो और बताओ कि पोटेंशियल एट बी कितना आया है हमारे सर्किट में। पोटेंशियल एट बी, पोटेंशियल एट बी कितना है? 0। नहीं, 0 तो यहाँ पे है, यहाँ पे पोटेंशियल 0 है तो यहाँ पे 13 है, तो पॉइंट बी का भी पोटेंशियल कितना है? 13। हमें कैलकुलेट करना था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। व्हाट इज वी ए माइनस वी बी? 17। लॉजिक क्लियर है? यस सर। कई बार जब सर्किट में आपको ऐसे बैटरीज के लाइन दिखेंगे ना, तो आपको समझ जाना चाहिए कि उस समय हमको नोड्स का पोटेंशियल लिख के और नोड लॉ लगाना चाहिए। दिस मेथड इज नोन एज नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस। और ये तब काम करता है जब सर्किट में बहुत सारे कनेक्टिंग वायर्स हो या सर्किट में बैटरीज के लाइन काफी ज्यादा हो, खाली बैटरीज लगा हुआ, तो हमें आसानी पड़ती है। वरना ऐसा लूप लॉ भी हमारे लिए काम करता है। लॉजिक क्लियर है दोनों के सर्किट सॉल्विंग के हिसाब? यस सर। राइट। We continue tomorrow also. We try doing circuit solving only, right?